students. Today I am going to take in the first semester English class. In today's topic, I am going to discuss about elements of prose. The main elements of prose are character, settings, plot, point of view, theme, mood, etc., which are the fundamental components of narrative literary works like novels and short stories, fable, etc. These elements are presented through ordinary language, organized into sentences and paragraphs, distinguish prose from poetry, which use in a rhythmic manner or structured as a verse. After it, I am going to particular elements step by step to describe. Look here. Character. First element is character. The people, animals or other figure in a story who drive the action. स्टोरी में बेटा कोई भी हो, चाहे आपका ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल हो या फिर किसी दूसरे फिगर के थ्रू जब हम किसी एक्शन को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा उस स्टोरी का, उस एसी का या फिर उस नॉवल का हम कह सकते हैं कैरेक्टर कहलाता है। सपोज दैट एनिमल्स, मैंने यहाँ पर क्यों बेटा लिखा है, जो आपने एनिमल फॉर्म्स पढ़ी होगी नॉवेल, इसमें इन्होंने पूरा का पूरा एनिमल के कैरेक्टर, सिंबलाइज कैरेक्टर के थ्रू इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वहाँ की डेमोक्रेटिक जो भी इस समय का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसलिए यहाँ पर एनिमल भी यूज किया गया है। ह्यूमन बीइंग तो होता ही है बेटा, और कोई भी फिगर भी हम ले सकते हैं, उसके थ्रू भी किसी स्टोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी उस स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है या फिर वहाँ पर डिस्क्राइब करता है, आप प्रेजेंट करता है, वो हमारे क्या कहते हैं, उस स्टोरी के कैरेक्टर कहलाते हैं। अब आगे हमारा पॉइंट आता है सेटिंग का। सेटिंग क्या होती है? सेटिंग का मीन होता है किसी भी चीज को एक दूसरे से एडजस्ट करना। एडजस्ट करना इट मीन जो हमारा इसमें जो भी स्टोरीज वगैरह में जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम और प्लेस। टाइम एंड प्लेस क्या होता है, किस सिचुएशन में किस समय वो स्टोरी हुई है और उसका टाइम क्या था, उसका प्लेस कैसा है, उसके आसपास का क्या क्राइटेरिया आ रहा है। उस मतलब सपोज दैट आपका कोई भी चीज चल रहा है, ये वीडियो हमारा चल रहा है, ठीक है, हमारे ये क्लास का हम लेक्चर दिखा रहे हैं आपको, इसका प्लेस हम क्या दिखा रहे हैं, क्लास दिखा रहे हैं, ठीक है। टाइम क्या है, मॉर्निंग का टाइम में, क्लास का टाइम में, जो भी हम लोग इस चीज को कर रहे हैं, तो टाइम और प्लेस इन दोनों को स्टोरी में किसी भी चीज की वहां उस समय के वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है कि समय ये स्टोरी प्लेस ले रही है हमारी, वेयर द स्टोरी ऑकर, जहां पे ये स्टोरी हुई है पूरी, इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल एंड हिस्टोरिकल। चाहे वो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके देखें, अगर हम बताते हैं इतने वर्ष पूर्व तो उस समय का सीन दिखाना पड़ता, उस समय कैसे महल होते थे, कैसे हॉर्स होते थे, वाल होता था, कैसे, तो उसी समय का सारा सीन उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। या फिर सोशल कोई भी स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं तो सोसाइटी से रिलेटेड कंपोनेंट्स बताए जाते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। अगर फिजिकल आती है तो फिजिकल से रिलेटेड कंपोनेंट्स वहां पे डिस्क्राइब करते हैं। ये बहुत बड़ा एक इसका एलिमेंट होता है। आफ्टर कम एट द पॉइंट ऑफ द प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट आपका होता है, देखिए प्लॉट एक तो आप लोगों का कहने वाला होता है, ठीक है बेटा, लेकिन हमारे जो लिटरेचर में प्लॉट आता है वो प्लॉट क्या होता है? उस प्लॉट को लिया जाता है कथा वस्तु, जिसकी हम अगर क्लियर हिंदी देखते हैं तो उसकी हिंदी होती है कथा वस्तु। कथा वस्तु इसमें हम क्या चीज लेते हैं? इसमें लेते हैं ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी। जो भी स्टोरी चल रही है, जो उसमें इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप हो। अदरवाइज पता चले जो बाद में हमको दिखाना चाहिए वो हमने पहले उसमें दिखा दिया, जो बाद में पहले दिखाना चाहिए वो बाद में दिखा रहे हैं, तो अगर उनका सीक्वेंस नहीं होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जिस तरह से हम लोग जो सेंटेंस को बताते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज मीनिंगफुल, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता तो इन दैट केस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा यूजलेस होता है। इसी तरह से जो भी हमारी स्टोरी में जो भी इवेंट्स का अगर हम ग्रुप दिखा रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, कॉन्टेक्स्चुअल ऑर्डर होना चाहिए, और जिसके इसके बाद ये आएगा तभी वो स्टोरी कोई भी क्लियर होगी कौन सी घटना किसके बाद जगह ले रही है। This typically includes the exposition, rising action and falling action and resolution। ये मेन स्टेप है बेटा, इनको हम एक चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं। देखिए जब आप लोग अपने एग्जाम में डिस्क्राइब करेंगे, अगर सपोज दैट एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्लॉट, तो इस क्वेश्चन के आंसर को ये लिखने के बाद कुछ टाइम प्लीज
यहाँ पर क्या आएगा, राइटिंग एक्शन। ठीक, जब आपकी स्थिति क्या है, जब की स्थिति क्या है, उससे आपने एक्ट करके अपनी जो भी एक्ट किए उनकी पर ऊपर उठे, यहाँ पर आता है क्लाइमेक्स। हमारी प्रोग्रेस का एक टाइम हो जाता है, उसके बाद एक स्टॉपेज लग जाता है, फिर उसके बाद जब इंसान बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है, फॉलिंग एक्शन होता है। ठीक, इसके बाद आपका क्या है, जब आप कोई भी चीज उठती है ऊपर, पहले प्रोग्रेस करते हैं, प्रोग्रेस करने के बाद क्या होता है, आपका एक स्टॉपेज आता है, स्टॉपेज के बाद आप फिर से नीचे की तरफ आते हैं। जैसे हम जनरेशन का ही देख लेते हैं, जब कोई भी बेबी आता है वो अपनी एजुकेशन को गेन करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, जब वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, एजुकेशन गेन करने के बाद उसको जॉब मिल जाता है, वो सक्सेस हो जाता है, वहां पर वो सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद उसको फिर से वो जो जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स के ऊपर थी वो उसके ऊपर आ गई। अब उसके बाद जब यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी मिल गई तो फिर उसने क्या किया, उसने भी अपना एक्ट कंप्लीट करना शुरू किया। वो अपने एक्ट करते हुए अपनी वही जिम्मेदारी उसने क्या की, उसने अपने आने वाली जनरेशन को दी। उसके बाद फिर से उसका रिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, रिसोल्यूशन। इसको हम किसी भी तरह से समझ सकते हैं, इसको आप प्लॉट के उसमें जरूर ऐड कर दीजिएगा। चाहे तो आप एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन में भी अगर इसको ऐड कर देंगे तो मार्क्स आपके अच्छे हो जाएंगे। आगे कमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक तो स्टोरी कहने का जो भी बताया रहा है नरेटर, उसमें जो भी कह रहा है राइटर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू के पूछा जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। स्टोरी सेकंड फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। आपका फर्स्ट पर्सन होता है क्या, आई, और थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा यहाँ पे, ही, सी, दे। ठीक है बेटा, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। स्टोरी इस पर डिपेंड करती है इसमें कौन सा पर्सन यूज किया गया है। ये मोस्टली दो ही पर्सन यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसका थीम पर। थीम क्या होती है, थीम आप लोग जब पहले पोएम पढ़ते थे तो पोएम में आप लोग एक सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है। किसी भी स्टोरी का जो जिस्ट होता है उसको हम थीम कहते हैं। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया और अंडरलाइन मैसेज। उस जिस्ट को जब हम पढ़ेंगे, पूरी स्टोरी भी पढ़ेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, ये स्टोरी हमको क्या मैसेज दे रही है। देखिए, जो फेबल्स होती है, जो शॉर्ट स्टोरीज होती है, सारे स्टोरीज के में कोई ना कोई आपको मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। अगर मैसेज कन्वे नहीं कर रहा है इसके मतलब वो पर्पसफुल नहीं है। तो हर स्टोरी का एक मैसेज होता है जो कि आपकी मॉरल मैसेज होता है, जो ह्यूमन बीइंग में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, मैसेज अबाउट लाइफ और ह्यूमैनिटी, जो शॉर्ट स्टोरीज आपको कन्वे करते हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बेटा बचता है, इसमें ये टॉपिक आपका आता है मूड। मूड आपका कैसा होना चाहिए, ये भी इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि जिस समय राइटर अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है उस समय उसका मूड कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। सपोज दैट अगर वो जॉय मूड में है तो अपनी बात को उस तरह से एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, मतलब कैरेक्टर का उसको कौन सा सीन दिखाना है। अगर वो बहुत ज्यादा दुखी है तो उस समय उसको बैकग्राउंड में वैसा ही सीन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक और आ रहा है मूड, हम ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, मूड के थ्रू भी राइटर जो होता है अपने मैसेज को कन्वे करता है। ये उसके जो भी स्टोरी का बैकग्राउंड होगा उसको एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही था। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।